नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर पर नजर। पुलवामा से बड़ी खबर मिल रही है। सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया गया है। सीआरपीएफ के काफिले पर फायरिंग की गई है। आईईडी से हमला किया गया है। सीआरपीएफ का एक जवान घायल है। पूरे इलाके में घेराबंदी की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, पुलवामा से मिल रही है। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला किया गया। सीआरपीएफ की जो काफिला गुजर रहा था उस पर फायरिंग भी की गई है। एक जवान के घायल होने की जानकारी मिली है और इसके बाद पूरे इलाके में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पुलवामा से बड़ी खबर। गश्ती दल ये था जिस पर हमला किया गया। सर्चिंग टीम थी। फिलहाल पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी गई है और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। और चलिए मध्य प्रदेश की सियासत की बात करेंगे। विभागों के बंटवारे को लेकर, मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर फंस गया है पेंच। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली रवाना होंगे। बताया ये जा रहा है कि विभागों के बंटवारे पर सिंधिया और आलाकमान से उनकी चर्चा हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि मंत्रियों के विभागों पर दिल्ली से मुहर लगेगी। सिंधिया ने महिला बाल विकास विभाग, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, पंचायत विभाग मांगा है। इसके साथ ही सिंधिया ने सिंचाई विभाग, फूड सप्लाई, शिक्षा विभाग ये भी मांग की है अपने लोगों के लिए। बताया ये भी जा रहा है कि पब्लिक से जुड़े विभाग शिवराज अपने पास रखना चाहते हैं। पार्टी में किसी तरह का असंतोष नहीं होना चाहिए, लिहाजा शिवराज ने विभागों के बंटवारे को आलाकमान पर छोड़ दिया है। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं भोपाल। और अनुराग, देश के दिल में दिल्ली का दखल और कमोबेश ऐसी स्थितियां बढ़ेंगी। अनुराग, बिल्कुल ललित, देखिए इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी इसी तरीके के पेच फंसते हुए नजर आए थे और अब विभागों के बंटवारे को लेकर ये पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पहले दौर की जो चर्चा है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सिंधिया के साथ हुई थी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये चर्चा हुई थी और विभागों के बंटवारे को लेकर एक राय बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस बार जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ना तो वो संख्या बल में कहीं पीछे हटना चाहते और ना ही विभागों के बंटवारे को लेकर पीछे हटना चाहते और यही कारण है कि सबसे ज्यादा सिंधिया समर्थकों को मंत्रिमंडल में वो जगह दिलाने में सफल हुए। लेकिन अब विभागों को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। जो भारी भरकम विभाग कहे जा सकते हैं, गृह विभाग हो गया, परिवहन विभाग हो गया, स्वास्थ्य, जल संसाधन, इसके अलावा पीएचई और जो राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं, इसको लेकर अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। और मुख्यमंत्री आज दिल्ली जा रहे हैं जहां पर उनकी सिंधिया के साथ मुलाकात होगी और विभागों के बंटवारे को लेकर एक राय बनाने की कोशिश जरूर की जाएगी, क्योंकि 3 दिन मंत्रिमंडल के विस्तार को हो चुके हैं लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। तो ऐसे में अब दिल्ली से ये तय किया जाएगा कि किसको कौन सा विभाग दिया जाए। तो कुल मिलाकर मुश्किलें काफी हैं बीजेपी के अंदर, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद के हालात हो या विभागों के बंटवारे को लेकर मुश्किलों, लेकिन इन मुश्किलों को हल करने को लेकर समाधान खोजने की कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे। इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, जरा कांग्रेस को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। और आज उपचुनाव की रणनीति को लेकर कांग्रेस की भी एक अहम बैठक होनी है। जो प्रभारी हैं मुकुल वासनिक, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, वो ये बैठक करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ उनकी चर्चा होगी। विधानसभा कोऑर्डिनेटर से प्रत्याशी के बारे में वो चर्चा करेंगे। प्रत्याशियों के चयन के लिए कांग्रेस एक सर्वे भी करा रही है। 31 जुलाई तक की तैयारी है कि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाए। सहयोगी अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर अनुराग का रुख करेंगे। तो अनुराग, एक तरफ दिल्ली से विभागों का बंटवारा होगा और दूसरी तरफ इस उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अपना चक्रव्यूह बनाने की फिराक में है। क्या अपडेट?
बिल्कुल ललित, देखिए बीते कुछ दिनों में कमलनाथ ने लगातार विधानसभा वार बैठक कर रणनीति बनाने का काम किया है, लेकिन अब 1-to-1 चर्चा के जरिए इस बात का फीडबैक लिया जाएगा कि जो विधानसभा वार जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसमें कितने हद तक जो प्रभारी हैं उन्होंने काम करने का काम किया है। जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए थे, जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे, उन्होंने किस तरीके से काम किया और विधानसभा वार क्या रणनीति तय हुई है, इसको लेकर मुकुल वासनिक 1-to-1 चर्चा करेंगे। सभी विधानसभा के जो प्रभारी हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको बुलाया गया, उनके साथ 1-to-1 चर्चा की जाएगी। मुकुल वासनिक आज जब भोपाल पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात करके उनके साथ बैठक करेंगे, जिसमें दिग्विजय सिंह, कमलनाथ शामिल होंगे और उसके बाद दोपहर बाद तकरीबन 4 बजे से 1-to-1 चर्चा का दौर शुरू होगा, जिसमें हर एक विधानसभा के प्रभारियों के साथ चर्चा की जाएगी। और लगातार दूसरे दिन 6 जुलाई को भी जो 15 जिलों के जो जिलाध्यक्ष हैं उनको भी बुलाया गया, उनसे भी बैठक कर चक्रव्यूह बनाने का काम कांग्रेस करेगी। कांग्रेस पार्टी की कोशिश अब इस बात को लेकर है कि न सिर्फ रणनीति बल्कि उम्मीदवारों को लेकर भी अब जल्द से जल्द फैसला कर लिया जाए और 31 जुलाई तक पार्टी चाहती है कि सभी सीटों को लेकर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाए, ताकि समय रहते ही उम्मीदवार अपने इलाके में प्रचार कर सकें, माहौल बना सकें। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस की बैठक होने वाली है, जो लगातार 2 दिन तक चलेगी। मुकुल वासनिक के साथ कमलनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग जानकारी दे रहे थे किस तरीके से कांग्रेस का ये चक्रव्यूह चल रहा है, बनाने की तैयारी चल रही है, अभी चक्रव्यूह बना नहीं है। इधर भोपाल में ही उपचुनाव के लिए बीजेपी की आज वर्चुअल रैली होगी, तो ग्वालियर विधानसभा से जुड़ी ये वर्चुअल रैली है और आज प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे ये वर्चुअल रैली होनी है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी भोपाल से ही अपने इलाके के कार्यकर्ता, ग्वालियर चंबल इलाके के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें, ग्वालियर के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें संबोधित करेंगे भोपाल से। और इस बीच 10वीं के रिजल्ट पर क्रेडिट पॉलिटिक्स, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है अच्छे रिजल्ट को लेकर। 10वीं का कल रिजल्ट आया और बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पिछले साल की तुलना में ये तकरीबन 2% ज्यादा है। तो अच्छे रिजल्ट के लिए कमलनाथ का आभार इस ट्वीट के जरिए जताया गया है। बेहतर रिजल्ट का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को दिया गया है। एमपी कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा है, कमलनाथ सरकार की एक और उपलब्धि, 10वीं के परिणाम पिछले साल से ज्यादा अच्छे रहे। रिजल्ट को सरकार की श्रेष्ठ कार्यप्रणाली का नतीजा कांग्रेस बता रही है। और चलिए रुख छत्तीसगढ़ का करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज से बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। दरअसल कई दिनों की जद्दोजहद के बाद बस संचालकों ने बसें चलाने का निर्णय लिया है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान बसें नहीं चली, इसके बाद बस ऑपरेटर्स ने 6 महीने के टैक्स में छूट देने की मांग की है। सरकार ने 3 महीने के टैक्स माफ किया है और उसके बाद भी बस संचालक अपनी मांगों पर अड़े रहे, लेकिन बाद में फिर वे बस चलाने के लिए कम से कम राजी हो गए। सरकार के निर्णय से यात्री बस संचालकों को तकरीबन 5 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होगा। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधा आपको लिए चलेंगे रायपुर। तो ममता, आखिरकार आज से बसें चलना शुरू, सड़क पर ये नजर आ रही हैं, या पिछली बार बस चलने का आदेश हो गया पर वो लोगों को मिला नहीं, बस ऑपरेटर्स को मिला नहीं, क्या स्थिति? बिल्कुल, देखिए सुबह 5:30 बजे जगदलपुर के लिए भी बस गई है, बिलासपुर रूट पे भी गई। रायपुर के पंडरी बस स्टैंड में इस वक्त हम मौजूद हैं और बिल्कुल बस चालक तैयार हैं। और अगर हम बात करें तो वो एक बड़ी राहत आम आदमी के लिए माना जा सकता है कि जो बसें जो है वो स्टार्ट हुई है। तो और आप देख सकते हैं कि इन लोगों को भी लंबे समय से इंतजार था कि बसें कब शुरू होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं बात सरकार के बीच में नहीं बन पा रही थी और बस संचालकों के बीच में नहीं बन पा रही थी और यही वजह है कि बसें शुरू नहीं हो पाई थी। लेकिन आज से बस शुरू हो गई है। हालांकि ये जरूर है कि सुबह से यात्री नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरह से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी तो लोगों को शायद इस बात का भरोसा भी न हो कि आज जो है वो बसें स्टार्ट हो जाएंगी और यही वजह है कि यात्री इक्का दुक्का यात्री जो है वो बसों में नजर आ रहे हैं। लेकिन बस जो कंडक्टर हैं, जो बस चालक हैं, बस कंडक्टर हैं, वो बिल्कुल तैयारी पे बैठे हुए हैं
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि जैसे आप देख सकते हैं कि वो बस स्टार्ट है, खड़ी है, लेकिन वहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब यात्री आए। हालांकि कहा गया है कि सभी मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, चाहे बस कंडक्टर हो, चाहे वो ड्राइवर हो और चाहे वो यात्री हो। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जहां पर जो बस चालक जहां पर बैठेगा उसके बाद से एक छेका बनाया जाएगा जिससे कि यात्री और ड्राइवर के बीच में कोई संपर्क ना हो पाए। तो इस तरह के एहतियात जो है वो बरते जाएंगे, लेकिन 30% बसें ही अभी स्टार्टिंग में शुरू हो पा रही हैं, और क्योंकि खुद जो बस मालिक है उन्होंने कहा था कि वो सारी की सारी बसें नहीं चला पाएंगे, जिससे से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। जितनी सीटर बस है उसके आधे यात्री बैठाना है। तो और जैसे जैसे यात्री बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो बसें शुरू होंगी, और पहली बार जब सवारी लेकर जाएंगे तो उसको सैनिटाइज करना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा वो यात्री बिठा पाएंगे। जी, उसके बाद दोबारा यात्री बिठा पाएंगे। हालांकि बड़ा सवाल ये भी बना रहेगा कि 72 की कैपेसिटी पर 150 लोगों को घुमा ले जाने वाले ये ड्राइवर्स कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा पाएंगे और इससे सिस्टम मॉनिटर कैसे करेगा, ये एक बड़ा सवाल बना रहेगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ममता, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई थी। खबर ग्वालियर से है। अब ग्वालियर में कोरोना के 65 नए मामले सामने आए हैं और कुल मरीजों की संख्या, कुल संक्रमण के मामले अगर इसे कहा जाए तो ये पहुंच गए हैं 541। अब तक इनमें से 330 स्वस्थ भी हुए हैं। जिले में अब तक 4 लोग अपनी जान भी कोरोना के चलते गंवा चुके हैं। और खबर रायपुर से, कोरोना संक्रमण का असर हवाई यात्रा पर भी नजर आ रहा है। हवाई यात्रियों की आवाजाही में कमी आई है, हवाई यात्रियों की संख्या में कमी आई है और यात्रियों की कम संख्या के कारण तेजी से उड़ानें रद्द हो रही हैं। विमानन कंपनियों ने अपने समय में भी बदलाव कर दिया है। मुंबई की जो सुबह और कोलकाता, मुंबई की फ्लाइट सुबह और कोलकाता की अब शाम को आ रही है। ज्यादातर उड़ानों के समय में 24 अगस्त तक बदलाव है। कुछ के समय में 12 जुलाई और 30 जुलाई तक बदलाव होगा। दिल्ली समेत कई स्थानों की फ्लाइट भी रद्द हो रही है। कांकेर में 8 लाख का इनामी नक्सली ढेर कर दिया गया है। गढ़चिरौली C60 कमांडो ने इसे ढेर किया है। सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ हुई और इसमें नक्सली अभिलाष उर्फ चंदर, इसे ढेर कर दिया गया है। पिरमिली दलम का अभिलाष कमांडर था। एक बंदूक, एक टिफिन बम इसके पास से बरामद हुआ है। 20 नग पिट्ठू बरामद हुए हैं। पिट्ठू जो बैग पीठ के पीछे लाद कर चलते हैं, सैनिकों को आपने देखा होगा। आमतौर पर बड़े नक्सली कैडर को ये पिट्ठू मिलता है। कांकेर से सटे गढ़चिरौली के गट्टा थाना इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। और छत्तीसगढ़ में 3 साल बाद फिर से जांच चौकियां खुलेंगी। 16 जांच चौकियों को खोलने का आदेश जारी किया गया है। सभी चौकियों पर अलग से अधिकारियों की पोस्टिंग भी होगी। 4 जुलाई 2017 से ये चौकियां बंद कर दी गई थी और अब परिवहन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। मुंगेली में एसबीआई के एटीएम में तोड़फोड़ की गई है। एटीएम में चोरी के इरादे से, चोरी की नीयत से ये तोड़फोड़ की गई है। एटीएम मशीन के सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े गए हैं। लोरमी थाना से 100 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के सहारे कोशिश है उन बदमाशों तक पहुंचने की जिन्होंने इस करतूत को अंजाम दिया है। इधर इंदौर में तलवार से केक काटना भारी पड़ा है। केक काटने की फोटो वायरल हो गई। विजयनगर पुलिस ने इसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। शादी की सालगिरह थी और इसके चलते तलवार से केक काटा गया। तस्वीर वायरल हुई और इसके बाद पुलिस ने घर पर दबिश दी। 4 तलवारें भी यहां से जब्त की गई हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
और ब्रेक के बाद भोपाल से कोरोना अपडेट आपको बता दें, राजधानी भोपाल में 70 नए कोविड-19 पॉजिटिव मिले हैं। शहर के हॉटस्पॉट जोन समेत अन्य इलाकों से ये पॉजिटिव मरीज मिले हैं और अब आंकड़ा फिर से तेजी से बढ़ता हुआ राजधानी भोपाल का। भोपाल में एक बार फिर 70 नए कोविड-19 पॉजिटिव। शहर के हॉटस्पॉट जोन और बाकी के इलाकों से भी ये पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। तो तेजी से बढ़ते कोरोना के आंकड़े और अब भोपाल में एक साथ 70 नए मरीज सामने आए हैं कोरोना संक्रमित कोविड-19 पॉजिटिव। शहर के हॉटस्पॉट जोन समेत अन्य इलाकों से ये पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एक और खास बात जो भोपाल में नजर आ रही है, बहुत तेजी से यहाँ के हॉटस्पॉट जोन बदल रहे हैं। जो नए इलाके हैं, पुराने भोपाल के अलावा जो नए इलाके हैं, वहाँ कई नए हॉटस्पॉट बन गए हैं। इब्राहिमगंज वो अभी भी हॉटस्पॉट बना हुआ है और इससे पहले के जो हॉटस्पॉट थे वहां पर बेहतर रिजल्ट आए हैं। सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। शहर में पहले ये राजभवन भी पहुंच चुका था, विधानसभा भी पहुंच चुका था, यानी जो भी अधिकारी जहां बैठते हैं, जहां काम करते हैं, वहां तो एंट्री कर ही दी है। अब खास बात यह है कि अब आरएसएस में भी इसकी एंट्री हो गई है। आज 2 आरएसएस से जुड़े लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और इसके साथ ही अगर बात करें तो शहर का हॉटस्पॉट जोन तो लगातार जांच के घेरे में है ही, वहां पर सैंपलिंग की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी कोरोना अब बढ़ता ही जा रहा है, अपना पैर पसारता ही जा रहा है। जिस तरीके से लगातार कोरोना किल अभियान चलाया जा रहा है, बड़ी संख्या में सैंपल टेस्टिंग की जा रही है, लोगों के सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में सैंपल्स लेने की वजह से ही ये तर्क दिया जा रहा है कि इन दिनों कोरोना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कोरोना के जो मरीज हैं वो बड़ी संख्या में निकल के सामने आ रहे हैं। और एक बात ये भी है कि जब से अनलॉक फेज की शुरुआत हुई है, यानी 2 की शुरुआत हुई है, जुलाई के पहले ही महीने से ये शुरुआत बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो भी क्षेत्र अब तक अछूते थे कोरोना से, वो भी अब धीरे धीरे कोरोना कवर करता हुआ जा रहा है और उन क्षेत्रों में भी अब अपनी पहुंच बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में अब तेजी से हॉटस्पॉट जोन भी बदलते जा रहे हैं, कंटेनमेंट क्षेत्र की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला राजधानी भोपाल में जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। शिवपुरी में शराब की दुकान पर शराब ले रहे शख्स का बैग एक चोर ने चुरा लिया। चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित शख्स का यह कहना है कि चोरी गए बैग में 1 लाख रुपए रखे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।